डोंगचुल और उसके दोस्त चुनसिक को मछली डिलीवरी सेवा में काम करते हुए देखते हैं। डोंगचुल एक गैंगस्टर हुआ करता था, लेकिन अपनी पत्नी से मिलन के बाद वह सेवानिवृत्त हो गया और नियमित नौकरी करने लगा। इसके तुरंत बाद वे एक शोर सुनते हैं क्योंकि व्यापारियों में से एक अपने मालिक कांग को रखरखाव शुल्क का भुगतान करने में विफल रहा। चुनसिक ने यह देखा और डोंगचुल से बड़बड़ाया कि मालिक ने उन्हें अभी तक उनके वेतन नहीं दिए हैं। हालांकि जब कांग और उसके आदमी वहां से गुजरते हैं तो दोनों सम्मान में अपना सिर झुकाते हैं। तभी डोंगचुल को एक आदमी का फोन आता है और वे दोनों उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यह पता चलता है कि डोंगचुल की छायादार व्यवसायों में निवेश करने की प्रवृत्ति है और इस बार वह राजा केकड़ों में निवेश करने की योजना बना रहा है। नमूनों की जांच करने और थोड़ी देर तक हिचकिचाने के बाद डोंगचुल ने अपना लगाने का फैसला किया, जिसमें बैंक से उधार लिया गया 100 मिलियन वॉन भी शामिल है। दूसरी तरफ हम डोंगचुल की पत्नी जीसू को देखते हैं, जो सिर्फ अपना खर्च चलाने के लिए 2 जगहों पर काम करती है। बाद में घर के रास्ते में डोंगचुल जीसू से किंग क्रैब में निवेश करने के बारे में उसकी राय पूछता है, लेकिन वह क्रोधित हो जाती है क्योंकि वह हमेशा ऐसे निवेश करता है जो घोटाले साबित होते हैं, जिससे वे कर्ज में डूब जाते हैं। दूसरी तरफ किताई नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में अपराधियों का एक समूह एक अपार्टमेंट में एक दरवाजे से जबरन घुसने की कोशिश कर रहा है। दरवाजा खोलने के बाद वह एक कर्जदार से भिड़ जाता है और उस पर गंभीर हमला करता है। हालांकि जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है, कर्जदार की बेटी आ जाती है और किताई उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है। फिर वह और उसके गुर्गे कर्ज की फिरौती के तौर पर लड़की का अपहरण कर लेते हैं। रास्ते में किताई की कार दुर्घटनावश डोंगचुल की कार से टकरा जाती है। इसके बाद डोंगचुल अपनी कार से बाहर निकलता है और नुकसान का निरीक्षण करता है। इसलिए वह किताई के ड्राइवर डूसिक को बाहर आने और पुलिस को मामले की सूचना देने के लिए मनाने की कोशिश करता है। हालांकि क्योंकि वे एक लड़की को बंदी बनाकर रखते हैं, डूसिक जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश करता है और डोंगचुल को कुछ पैसे देता है। जब जीसू उसे अपने पति पर पैसे फेंकते हुए देखती है तो वह उसे डांटते हुए आती है और डोंगचुल को पुलिस से संपर्क करने के लिए कहती है। जीसू की शक्ल से मोहित किताई कार से बाहर निकलता है और अपने ड्राइवर को पीटना शुरू कर देता है और डोंगचुल से माफी मांगता है। यह देखकर दंपत्ति घबरा जाता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। अगले दिन डोंगचुल अपना वेतन लेने के लिए कांग के पास जाता है, लेकिन उसे केवल एक छोटी राशि मिलती है। वह और अधिक मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कांग उसे अनदेखा कर देता है, इसलिए उसे जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिर वह चुनसिक से मिलने जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि किंग क्रैब जहाज को एक चीनी बंदरगाह में रखा गया है। उन्हें लगता है कि उन्हें एक बार फिर धोखा दिया गया है और वे जीसू की प्रतिक्रिया के बारे में चिंतित हैं अगर उसे पता चल गया। उस शाम डोंगचुल अपनी पत्नी को उसका जन्मदिन मनाने के लिए रात के खाने पर ले जाता है। अपनी बातचीत के दौरान जीसू सलाह देती है कि वे एक नकली तलाक ले लें ताकि वे अपना अपार्टमेंट रख सकें, लेकिन डोंगचुल उत्तेजित हो जाता है और ऐसा करने से इनकार कर देता है। फिर वह जीसू को अपने किंग क्रैब निवेश के बारे में बताता है और राशि सुनने पर वह क्रोधित हो जाती है और उस पर चिल्लाती है। फिर वह उसे शांत करता है और जन्मदिन का केक लेने जाता है, लेकिन जब वह वापस आता है तो वह पहले ही जा चुकी होती है। इस बीच जीसू एक टैक्सी में घर जाती है, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वह डोंगचुल को मैसेज करती है और उसे आश्वस्त करती है कि वह उसके फैसलों पर भरोसा करती है। डोंगचुल, जो अभी भी रेस्तरां में है, उसका संदेश प्राप्त करने के बाद खुश होता है और घर भागता है। बाद में डोंगचुल की कार को सड़क के बीच में रुकना पड़ता है क्योंकि लिम ग्यू नाम का एक आदमी कुछ सामान दूसरी कार में ट्रांसफर कर रहा है। हालांकि लिम ग्यू की ताई का गुर्गा निकलता है, जो जानबूझकर डोंगचुल के घर के रास्ते को धीमा कर रहा है। इस बीच घर पर जीसू को किताई के एक गुर्गे द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। बाद में जब डोंगचुल घर लौटता है तो वह अपनी पत्नी को नहीं पाता और उनका अपार्टमेंट बर्बाद हो चुका होता है। फिर वह घबरा जाता है और स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। फिर पुलिस उसे अपार्टमेंट बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। हालांकि अपहरण से पहले किसी ने जानबूझकर इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे को निष्क्रिय कर दिया था। इसके बाद जब डोंगचुल पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है तो उसे किताई का फोन आता है, जो उसे जीसू की विनती भरी आवाज सुनाता है। किताई फिर कहता है कि उसने फ्रिज पर एक बिजनेस कार्ड लगाया है और डोंगचुल को एक रेस्तरां में मिलने के लिए आमंत्रित करता है। जब डोंगचुल रेस्तरां में पहुंचता है तो किताई उसे फिर से बुलाता है और अनुरोध करता है कि वह उसके सामने बैग खोले। बैग पैसों से भरा हुआ निकलता है और किताई उन्हें बताता है कि यह जीसू की कीमत है और वह अब घर वापस नहीं आएगी। निराश होकर डोंगचुल पुलिस को सबूत के तौर पर पैसे पेश करता है। पुलिस जांच के बाद वे निष्कर्ष निकालते हैं कि जीसू के साथ जो हुआ वह मानव तस्करी का एक उदाहरण है और इसे खारिज करने की कोशिश करते हैं। डोंगचुल समझता है कि पुलिस अपहरण को गंभीरता से नहीं ले रही है।
फिर उसे पता चलता है कि शहर में कई अन्य महिलाओं को भी उसी तरह से अगवा किया गया है जैसे उसकी पत्नी को किया गया था, और उनमें से कोई भी जीवित नहीं मिली है। इसलिए वह मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला करता है और अपने दोस्त चुनसिक से संपर्क करता है ताकि वह बेयर नामक एक निजी जासूस से मुलाकात कर सके। चुनसिक उसे बताता है कि बेयर एक बड़ी रकम की मांग कर रहा है जिसे वे वहन नहीं कर सकते। चूंकि उन्होंने किताई के पैसे भी पुलिस को दे दिए हैं, डोंगचुल फिर से कांग से मिलने जाता है और अपनी मजदूरी मांगता है। हालांकि हमेशा की तरह कांग उसकी पूरी रकम देने से इनकार कर देता है और उसे डांटता है। उसके आदमी डोंगचुल का पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह उनमें से प्रत्येक से लड़ता है। डोंगचुल की ताकत देखकर कांग घबरा जाता है और उसका सारा बकाया चुका देता है। इसके बाद डोंगचुल और चुनसिक निजी जासूस बेयर से मिलने जाते हैं और उसकी मदद मांगते हैं। वह फिर अपना सारा पैसा बेयर को सौंप देता है, जो दावा करता है कि यह अपर्याप्त है। इसलिए चुनसिक गुप्त रूप से बेयर को उनके किंग क्रैब निवेश से होने वाली आय का 5% देने का वादा करता है। अगले दिन बेयर को सीसीटीवी टेप की समीक्षा करने के बाद उस व्यक्ति का लाइसेंस प्लेट नंबर पता चलता है जिसने डोंगचुल का मनी बैग रखा था। आखिरकार उन्हें पता चलता है कि कार का मालिक कौन है और वे उससे मिलने जाते हैं। संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करने के बाद यह पता चलता है कि उसने अपनी कार का लाइसेंस नंबर एक सट्टेबाज को बेच दिया था, इसलिए तीनों उस छायादार स्थान पर जाते हैं जहां उस व्यक्ति ने अपनी लाइसेंस प्लेट बेची थी। उन्हें एक अधिकारी के पास ले जाया जाता है जो पूछता है कि क्या उन्हें वाहनों या ड्रग्स के लिए नंबर प्लेट चाहिए। जब उसे पता चलता है कि वे उसके ग्राहक की जानकारी की जांच करना चाहते हैं, तो वह मान लेती है कि वे पुलिस वाले हैं और अपने आदमियों को उन पर हमला करने का आदेश देती है। हालांकि डोंगचुल उन्हें एक एक करके हरा देता है और महिला को अंततः उसे वह जानकारी देने के लिए मजबूर करता है जिसकी उसे आवश्यकता है। शाम को डोंगचुल बुकी द्वारा दिए गए व्यवसाय कार्ड के आधार पर एक नाइट क्लब में जाता है। हालांकि व्यवसाय कार्ड पुराना हो चुका है और नाइट क्लब का मालिक बदल चुका है। पार्किंग करते समय वह एक वैन को एक पुरुष और कई महिलाओं के साथ बाहर निकलते हुए देखता है। वह आदमी लिमग्यू निकलता है जिसने डोंगचुल को उसके फ्लैट पर वापस जाने में देरी की। डोंगचुल लिमग्यू के पास जाता है जब वह अपनी कार में वापस आता है और उससे बाहर निकलने का आग्रह करता है। हालांकि लिमग्यू आखिरकार उस जगह से भागने में सफल हो जाता है। बाद में डोंगचुल को खबर मिलती है कि पुलिस ने एक शव की खोज की है। दुखी होकर वह शव की पुष्टि करने के लिए स्टेशन की ओर दौड़ता है। वह घबरा जाता है, लेकिन सौभाग्य से मृत महिला जीसू नहीं है। अगले दिन वे मृत महिला की जांच करती है और उसे पता चलता है कि वह 2 साल से लापता है। हालांकि अजीब बात यह है कि अपहरण से पहले वह कोमा की स्थिति में थी और उसका पति एक बार किसी कारण से कबूल करने के लिए पुलिस स्टेशन गया था। अगले दृश्य में तीनों उस आदमी से मिलने जाते हैं जिसकी पत्नी का शव मिला था। आदमी बताता है कि उसकी पत्नी 2 साल पहले कोमा में थी और वह उसकी देखभाल करता था। वे इलाज के लिए धन जुटाने के लिए एक टीवी शो में भी दिखाई दिए। हालांकि एक दिन किताई ने उसे ढूंढ लिया और उसे अपनी पत्नी के बदले में एक बड़ी रकम की पेशकश की, जो उसके अनुसार पहले से ही एक जीवित लाश थी। पति ने अंततः अपनी पत्नी के बदले में पैसे स्वीकार कर लिए और अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। डोंगचुल के जाने से पहले वह व्यक्ति उसे कुछ जानकारी बताता है जो उसने इसमें शामिल लोगों के बारे में प्राप्त की है। बाद में जब डोंगचुल और उसके दोस्त कार में बैठते हैं तो वे एक जोरदार शोर सुनते हैं और पाते हैं कि जिस आदमी से उन्होंने अभी बात की थी उसने इमारत की चोटी से गिरकर आत्महत्या कर ली है। उसे दी गई जानकारी को देखने पर डोंगचुल एक परिचित चेहरे और डूसिक नाम के व्यक्ति का व्यवसाय कार्ड पहचानता है, जिसने कुछ दिन पहले उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त कर दी थी। इसके बाद वह डुसिक से मिलने जाता है, जो उसे बिल्कुल नहीं पहचानता। इसके बाद डोंगचुल डुसिक को उसके कार्यालय से ले जाता है और पूछताछ के लिए बेयर के कार्यालय में ले जाता है। वहां उसे घंटों तक बेरहमी से प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन वह कोई भी जानकारी देने से इनकार कर देता है। इसके तुरंत बाद किताई उन्हें वीडियो कॉल करता है और धमकी देता है कि अगर डोंगचुल डुसिक को नहीं मारता है तो वह जीसू को मार देगा। अपनी पत्नी को प्रताड़ित होते देख डोंगचुल डुसिक की गर्दन तब तक दबाता है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। इसके बाद किताई उसे बताता है कि अगर वह अपनी पत्नी को वापस चाहता है तो उसे पैसे वापस करने होंगे। फोन कॉल खत्म होने के बाद हमें पता चलता है कि डोंगचुल केवल अभिनय कर रहा था। उसके बाद डुसिक ने खुलासा किया कि वे लोन शार्क हैं जो उधारकर्ताओं या उनके प्रियजनों का अपहरण करते हैं जब वे अपना पैसा चुकाने में असमर्थ होते हैं। वे कभी कभी किसी महिला को सिर्फ उसकी शक्ल सूरत की वजह से अगवा कर लेते हैं। अपहरित महिलाओं को विदेशों में वेश्यावृत्ति के लिए भारी कीमतों पर बेचा जाता है। किताई एक विकृत व्यक्ति है जो मानता है कि पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है, और अक्सर ऐसा होता भी है, लेकिन डोंगचुल हार मानने से इनकार करने वाला पहला व्यक्ति है। हालांकि
डुसिक का दावा है कि वह बंधकों की हिरासत के विशेष स्थान को नहीं जानता है, लेकिन केवल प्रांत को जानता है। यह सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद डोंगचुल और उसके दोस्त पुलिस से पैसे वापस लेने का इरादा रखते हैं। जब वे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, बे और चुनसिक खुद को अभियोजकों के रूप में प्रच्छन्न करते हैं। वे दावा करते हैं कि वे सियोल के केंद्रीय कार्यालय से आए हैं और आगे की जांच के लिए पैसों का थैला लेना चाहते हैं। अधिकारी थैला उधार देने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन वह मुख्य जासूस को सचेत करने पर जोर देता है। उनके विरोध के बावजूद कांस्टेबल जासूस को फोन करता है, जो उसे सूचित करता है कि मामला अभियोजन पक्ष को रिपोर्ट नहीं किया गया है। डोंगचुल उनकी बातें सुनने के लिए बाहर रहता है और यह महसूस करते हुए कि उनका भेद खुल गया है, वह उनका ध्यान भटकाने के लिए पुलिस जासूसों में से एक की कार को उड़ा देता है। अंत में वे पैसे लेकर भागने में सफल हो जाते हैं। अगले दृश्य में कई अपहृत महिलाओं को किताई और उसके दल द्वारा बंदी बनाकर रखा जाता है। किताई लिमग्यू पर क्रोधित हो जाती है और महिलाओं में से एक के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए उसे बल्ले से पीटती है। कुछ समय बाद उसे डोंगचुल से खबर मिलती है कि उन्होंने पैसे सफलतापूर्वक बरामद कर लिए हैं, इसलिए वह डोंगचुल को एक्सचेंज के लिए अपने छिपने के स्थान पर मिलने के लिए आमंत्रित करता है। फोन रखने के बाद किताई अपने आदमियों को डोंगचुल को उसके पैसे वापस मिलने के बाद मारने का आदेश देता है। बाद में जीसू खिड़की के बारे में कुछ असामान्य देखती है और पता लगाती है कि इसे हाल ही में नवीनीकृत किया गया है। वह और एक अन्य महिला कवर को फाड़ देती हैं और दरवाजे की पट्टी को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करती हैं। वे एक छोटा सा उद्घाटन बनाने में सक्षम होते हैं, जिसके माध्यम से जीसू बच निकलती है। लेकिन जैसे ही छोटी लड़की जाने वाली होती है, एक अपहरणकर्ता उसे रोक लेता है। वह मुख्य सड़क पर दौड़ती है और एक आदमी से सवारी मांगती है और अनुरोध करती है कि वह उसे निकटतम पुलिस स्टेशन ले जाए। थोड़ी देर बाद कार पुलिस स्टेशन के सामने ट्रैफिक में फंस जाती है। हालांकि जीसू कैब से बाहर निकलकर भागना जारी रखती है। वह लगभग दरवाजे तक पहुंची जाती है कि किताई की कार उसके सामने रुकती है और वह उसे पकड़ लेता है। अगले दिन डोंगचुल और उसके दोस्त अंततः उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां महिलाओं को हिरासत में लिया जा रहा है। डोंगचुल इमारत में भागता है और अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को पीटता है और ऊपर की ओर बढ़ता है। इस बीच अपहरणकर्ताओं द्वारा अन्य लड़कियों को कहीं और स्थानांतरित करने के लिए तैयार किया जा रहा है। लिमग्यू, जो एक कमरे में है, बाहर शोर सुनता है और जांच करने के लिए बाहर भागता है, लेकिन डोंगचुल द्वारा पीटा जाता है। इस बीच बे और चुनसिक अपहृत महिलाओं को रिहा कर देते हैं और पुलिस जल्द ही पहुंच जाती है और अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लेती है। डोंगचुल अपनी पत्नी की तलाश करता है, जिसके बारे में उसे लगता है कि वह खिड़की से भाग गई है। रास्ते में वह किताई की कार से टकरा जाता है, जिसमें जीसू सवार है। उसे देखकर किताई अनुरोध करता है कि ड्राइवर तेजी से आगे बढ़े। डोंगचुल कार को रोकने की कोशिश में उसका पीछा करता है, जब तक कि टक्कर नहीं हो जाती, जिससे डोंगचुल की कार पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। किताई फिर एक कुल्हाड़ी पकड़ता है और डोंगचुल पर हमला करने के लिए जाता है। वह विंडशील्ड तोड़ देता है, लेकिन डोंगचुल कहीं नहीं मिलता। कुछ क्षण बाद डोंगचुल उसे नीचे खींचता है और उसे घूंसे मारना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद डोंगचुल उसे बाहर निकाल देता है और किताई माफी मांगने का नाटक करता है और यहां तक कि आत्महत्या करने की धमकी भी देता है। हालांकि डोंगचुल उसे रोकता है और उसे पीटना जारी रखता है। जब किताई बेहोश हो जाता है, तो डोंगचुल अपनी पत्नी की ओर दौड़ता है और उसे जगाता है। फिर दोनों खुशी में एक दूसरे को गले लगाते हैं क्योंकि पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। इस घटना के बाद किताई और उसके पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि डोंगचुल की कहानी सुर्खियों में आ जाती है क्योंकि उसे एक नायक के रूप में देखा जाता है। इस बीच किंग क्रैब की खेप आखिरकार कोरिया पहुंचती है। सौभाग्य से यह डोंगचुल के लिए एक बेहद फायदेमंद निवेश है और वह अमीर बन जाता है। फिल्म का समापन जीसू और डोंगचुल द्वारा अपने नए रेस्तरां में एक साथ किंग क्रैब खाकर उसका जन्मदिन मनाने के साथ होता है।